देश अब अंतिम चरण के चुनाव में पहुंच चुका है। देखिए 6 चरणों का चुनाव बीत गया है और कल यानी कि 1 जून को अब अंतिम चरण का चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव है। सबकी निगाहें 7वें चरण पर टिकी हुई हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 8 लोकसभा सीटों पर कल चुनाव है। बड़ी बड़ी लोकसभा सीटें हैं। देखिए कई दिग्गज जो हैं इस लोकसभा से उतर रहे हैं, चाहे वह पवन सिंह हो, चाहे वह उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वह रामकृपाल यादव हो। तमाम जो दिग्गज हैं वह चुनावी अखाड़े में है। आपको बता दें कि 8वें चरण के चुनाव में पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, नालंदा, काराकाट जैसी सीटें हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। अभी हम 8 सीटों का विश्लेषण करेंगे कि किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, चाहे वह काराकाट का सीट हो जहां पर पवनमय हुआ है काराकाट, अगर पाटलिपुत्र की सीट हो तो मीसा भारती के सामने रामकृपाल यादव हैं, तो वहीं पर अगर पटना साहिब की सीट हो तो जहां पर रविशंकर प्रसाद के सामने मीरा कुमार के बेटे जो हैं वह हैं। क्या कुछ कहिएगा? मेरे सहयोगी मेरे उदित आर्यन मौजूद हैं। कल 7वें चरण का चुनाव है, कई बड़ी बड़ी सीटें हैं। सबसे पहले पटना साहिब की बात कर लिया जाए। पटना में 2 सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। पटना साहिब का क्या लग रहा है दबदबा? रविशंकर प्रसाद एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ मीरा कुमार के बेटे हैं अंशुल अभिजीत। तो क्या कुछ कहेंगे, किसका पलड़ा भारी है? देखिए पटना साहिब में लड़ाई तो वैसे बहुत रहता नहीं है, कायस्थ और वैसे बाहुल इलाका है माना जाता है, लेकिन जातीय जनगणना का जो काउंटिंग हुआ, जो रिपोर्ट आया, उसके बाद थोड़ा सा ये मिथ टूटा। आज पटना साहिब पे अगर गुणागणित पर हम नजर डालें तो यादव मतदाता हो, कुशवाहा मतदाता हो, कुर्मी हो, कहार हो, या अति पिछड़ा का एक बड़ा संख्या जो है वो यादव, वो वैश्य और कायस्थों पर भारी पड़ता है। ये बात सामने आ गया पटना साहिब को। देखिए पटना पारंपरिक रूप से अगर पूछिए शुभम की किन जातियों का बासिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो यादव पहले नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे यहाँ पे कुर्मी आते हैं और तीसरे नंबर पे यहाँ पे कायस्थों की गिनती होती है। कायस्थ यहाँ के मूल निवासी नहीं है, मतलब उनका गांव नहीं है। जैसे अगर आप दीघा चले जाइए तो वहां पर आपको कई गांव मिल जाएंगे आज के डेट में भी जो यादव बाहुल है। पटना से सटा हुआ कई ऐसा गांव मिलेगा जहां पर कुर्मी बाहुल है। लेकिन कायस्थ यहाँ पर कैसे इतनी संख्या में हुए? तो देखिए नौकरी पे से जाती है शुरू से, बक्सर से माइग्रेट करके लोग चले आए पटना, आज से 60 साल 70 साल 80 साल पहले जमीन खरीद के घर बसा लिए। यही कहानी कायस्थों की है, तो इसलिए कायस्थ बाहुल्य बन गया। वैसे यहाँ पर आए क्योंकि वो व्यापारी थे, तो पटना सिटी का जो इलाका है, पटना साहिब का जो इलाका है, नंदकिशोर यादव जहां से विधायक, वो पूरा वैश्यों का इलाका है। अब इस बार क्या गुणागणित हुआ कि हर बार कांग्रेस भी यहां से लड़ाती थी, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का भी लड़े। इस बार क्या हुआ कि अंशुल अभिजीत को टिकट दिया गया जो कुशवाहा समाज से आते हैं, तो लड़ाई बड़े कांटे की हो गई। लेकिन इसके बावजूद जो मेरा अपना काउंटिंग, जो मेरा अपना गुणागणित जो मैंने बैठाया है, जो समझ में आ रहा है, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद इस बार निकल जाएंगे। भले ही मार्जिन बहुत कम होगा, उतना मार्जिन नहीं होगा जैसे पिछले बार होता है, लेकिन हार जीत पे अगर आएगा तो इस बार भी फाइट यहां पर रविशंकर प्रसाद ही दे रहे हैं। अंशुल अभिजीत कोई बहुत आगे निकलते हुए या उस तरीके का कोई बहुत नहीं दिख रहा है कि हम ये बात कह सके कि कांग्रेस ये सीट जीत रही है। जीत यहाँ पर फिर बीजेपी की होगी और बड़ा सेफ सीट है भाजपा का, मतलब पटना साहिब में बहुत फाइट रहता भी नहीं। पाटलिपुत्र की बात की जाए तो रामकृपाल यादव और मीसा भारती हैं। इधर एनडीए के तमाम दिग्गज नेता पाटलिपुत्र पहुंचे, चाहे वह मोहन यादव एमपी के सीएम क्यों ना हो, और मीसा भारती के साथ कहीं ना कहीं जो पाटलिपुत्रा का जो विधायक है, चाहे रीतलाल यादव हो, भाई वीरेंद्र हो, या फिर रंजन यादव हो, तमाम को दिग्गजों को जो है लालू प्रसाद यादव ने उतार दिया। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है पाटलिपुत्र लोकसभा? देखिए पाटलिपुत्र के बारे में तो मैं अब अस्वस्थ होकर ये बात कह सकता हूं कि वहां पर मीसा भारती भारी है, बहुत भारी पड़ रही है रामकृपाल पर। देखिए काराकाट में जो नरेंद्र मोदी का बयान आया कि तेजस्वी और लालू को हम जेल भेज देंगे, छापरा कांड में यादवों के साथ जो किया गया, वो यादव वोट का ध्रुवीकरण करा दिया। और इसका परिणाम सिर्फ पाटलिपुत्र में नहीं, शुभम बक्सर में भी देखने को मिलेगा, जहानाबाद में भी देखने को मिलेगा। तो पाटलिपुत्र 40,000 वोट से पिछला बार हारी थी, 39,000 वोट से मीसा भारती हार गई थी। क्यों हारी थी? क्योंकि भुनिहार एक मुश्त बीजेपी को करते हैं, और यादव वोट जो 5 लाख जिनकी संख्या बताई जाती है पाटलिपुत्र लोकसभा में, उसमें भी एक बड़ा यादव तबका जो है ना, खासकर जो मंझरौट वोटर है, देखिए यादवों में कितना और मंझरौट का भी खेल चलता है, जो मंझरौट वोटर है वो रामकृपाल के साथ अलाइन कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन इस बार वो गुणागणित फेल कर रहा है, इस बार वो समीकरण नहीं सध पा रहा है। यादवों का एक मुक्त ध्रुवीकरण हो गया है लालू यादव का पक्ष में। इसके अलावा रंजन यादव भी बड़े फैक्टर है। देखिए 2009 में रंजन यादव से लालू यादव हारे थे, तो इस बार लालू यादव ने रंजन यादव को खुद के साथ इसलिए मिलाया, उनको पार्टी इसलिए ज्वाइन कराया क्योंकि किसी भी विधानसभा में, चाहे दानापुर हो, मनेर हो, बेटा का इलाका हो, नौबतपुर का इलाका हो, उधर मसौड़ी का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर जो यादव मतदाता है ना, वो बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं रंजन यादव से। अच्छा मतलब वहां पर उनका पकड़ है। इसलिए लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को, जो कि 2 बार से हार रही है और वो अपमानजनक हार है, मात्र 40,000 वोट से 2019 में मोदी लहर में हारी थी, मतलब प्रचंड लहर था, 5-5 लाख से प्रत्याशी जीत रहे थे, उसमें मात्र 40,000 से हारी थी मीसा भारती। तो इस बार तो हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि मीसा भारती पाटलिपुत्र निकाल सकती है, कहीं कोई शक्ति नहीं है। रामकृपाल का हालत खराब है। क्या कारण है कि सारा यादव का फल उतारना पड़ा है? अब गौर करिए, आप ही बोल रहे हैं कि सारा यादव का मध्य प्रदेश से मोहन यादव आ रहे हैं बिहार, क्यों आ रहे हैं? यही कारण है। तो पाटलिपुत्र बड़ा सेफ सीट के लिए बना हुआ है, मतलब मीसा भारती वहां से एकदम क्लीन स्वीप करते हुए दिख रही है। आरा लोकसभा, देश में सेना में अगर कहीं युवा जाता है तो आरा से सबसे ज्यादा युवा जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि अग्निवीर योजना प्रभाव डालेगा? आरके सिंह सामने हैं, दूसरी तरफ सुदामा प्रसाद हैं, तो क्या अग्निवीर योजना के तहत जो है आरके सिंह हारेंगे? देखिए वहां का भी सीट पे कांटे की लड़ाई है, कौन हारेगा कौन जीतेगा हम अभी हम खुलकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना पक्का है कि लड़ाई इतना टफ हो गया है वहां पर कि आरके सिंह के लिए भी राह उतना आसान वहां पर नहीं है। अभी
ये कोई कहे कि एक तरफा लड़ाई आरा में और आरके सिंह जीत रहे हैं तो ये गलत रिपोर्ट है, ये मतलब क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए काम तो आरके सिंह ने किया है आरा में, साफ सुथरा कर दिया आरा को। कोइलवर का सबसे बड़ा सरदर्द था कोइलवर। हम लोग बक्सर के हैं, मतलब कोइलवर पार करना समझिए कि एक होता है ना कि बैटर्नी पार करना जैसा स्थिति होता था, उसके पैरेलल एक ब्रिज दिया उन्होंने, तो काम किया गया आरा में, आरा डेवलप भी हो रहा है, वो आरके सिंह का देन है। लेकिन इस बार चूंकि मोदी का लहर जिस तरह का नहीं है और अग्निवीर योजना बड़ा भारी पड़ा है, ये बात अपने वो सही मुद्दा उठाया। इसके अलावा जो वहां का अति पिछड़ा समाज है, देखिए पिछले बार वहां से राजू यादव लड़े थे, इस बार सुदामा प्रसाद को टिकट दिया गया, हलवाई समाज से आते हैं, तो पिछड़ों को भी एक गोलबंदी की गई और वैसे मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में है वहां पर आरा में, उनको भी तोड़ने के लिए चूंकि यादव वोट तो पूरा पड़ेगा ही आरजेडी के साथ, मुसलमान मतदाता भी देंगे, लेकिन वैसे वोट में सेंधमारी और कुशवाहा वोट में सेंधमारी का प्रयास आरजेडी की है। वो आरा में अगर सफल हो गया तो फिर ये मान के चले कि आरा सीट भी बीजेपी लूज कर देगी। हम कभी नहीं कहेंगे कि आरा सीट में फाइट नहीं है, बहुत तगड़ा फाइट है, बहुत कांटे की टक्कर है वहां पर। आरा में क्या होगा, कल वोटिंग होने दीजिए, शाम तक फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे, हमारा एग्जिट पोल आएगा, उसमें क्लियर कर देंगे कि आरा कौन जीत रहा है। लेकिन अभी तक मतलब नेक टू नेक फाइट चल रहा है आरा में। कोई विधानसभा पकड़िए, तरारी का बात कीजिए, आरा सदर का बात कीजिए, सभी जगहों पर वही गुनागणित है। राजपूत वोट देंगे, सवर्ण वोट देंगे, लेकिन अति पिछड़ा ही डिसाइड करेगा कि आरा कौन जीतेगा कौन हारेगा। बक्सर की बात किया जाए, बक्सर मिनी काशी भी कहा जाता है, प्रभु श्री राम का गुरु भूमि भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, काफी अच्छा वक्तव्य भी दिए हैं। क्या लग रहा है कि मिथिलेश तिवारी के खिलाफ जो एंटी कमेंसी थी वो दूर हो गई है? क्या सुधाकर सिंह मिथिलेश तिवारी भारी पड़ेंगे? और तीसरी तरफ तो आनंद मिश्रा भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। देखिए, बहुत से बनारस, बहुत से बक्सर, मौ से मोदी, मौ से मिथिलेश, ये मैं सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ रहा था, कहीं लिखा हुआ था इस तरह का बात। लेकिन ये फैक्टर काम नहीं कर रहा है बक्सर में। हवा बनाए बीजेपी के लोग, वो अलग बात है, लेकिन अगर ईमानदारी से पूछिए कि हकीकत क्या है जमीन पे, देखिए वहां मैंने क्या कहा पाटलिपुत्र को लेकर कि यादवों का ध्रुवीकरण हो गया है। बक्सर लोकसभा में सबसे बड़े मतदाता संख्या किसी का है तो वो यादवों का है, दूसरे नंबर पे कुशवाहा है, तीसरे नंबर पे ब्राह्मण है। ब्राह्मण बाहुल कहा जाता है उस सीट को, लेकिन है सबसे ज्यादा वहां यादव और कुशवाहा। दो फैक्टर वहां काम कर रहा है। पहला फैक्टर आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा कितना वोट काटेंगे? 75,000 काटेंगे, 1 लाख काटेंगे, 1.5 लाख काट लेंगे, कौन जानता है कितना काट लेंगे। वो नुकसान बीजेपी को होगा। पिछला बार अश्विनी चौबे वहां पे 1.25 लाख वोट से जीते थे, अगर 1 लाख के आसपास आनंद मिश्रा काट लिए तो बीजेपी सीट लूज कर जाएगी। दूसरा फैक्टर समझिए, यादव वोटों की गोलबंदी। नरेंद्र मोदी का वो बयान, तेजस्वी को जेल भेज देंगे, लालू को जेल भेज देंगे चुनाव के बाद। यादव जो ददन पहलवान को वोट करते थे चुनाव में, नैनी जोर में, रामगढ़ में, बरहमपुर में, शाहपुर में, दिनारा में, वो इस बार यादव वोट करेंगे आरजेडी को। पूरा यादव बक्सर का ये ठान लिया है कि सुधाकर सिंह को वोट करना है। तीसरा फैक्टर समझिए, कुशवाहा वोटर, काराकाट में जो प्रकरण चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का अब तब लगा हुआ है, पवन सिंह हालत खराब कर दी है, उसका बदला जो राजनीतिक बदला होता है। मैं बक्सर का हूं तो कई लोग बक्सर के जुड़े हुए सोशल मीडिया पे, वहां का कुशवाहा लिख रहा है बक्सर का कि इस बार लालटेन नहीं जलाना है बक्सर में, इस बार नहीं कमल खिलने देंगे हम। 2019 या 2014 में अगर अश्विनी चौबे जीते बक्सर लोकसभा तो उसके पीछे कारण सिर्फ ब्राह्मण मतदाता नहीं थे, उसके पीछे कारण एक कुशवाहा मतदाता भी थे, उसके पीछे कारण राजपूत मतदाता भी थे। लेकिन इस बार राजपूत भी सुधाकर सिंह के साथ जा रहे हैं, तो हर तरह से बीजेपी वहां घिरी हुई है। दूसरा फैक्टर बाहरी बनाम लोकल की भी चल रही है। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के हैं, बक्सर के ब्राह्मण पूछ रहे हैं कि भाई लालमुनि चौबे भभुआ के, अश्विनी चौबे भागलपुर के, मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के हैं, मतलब बक्सर में कोई पंडित जी नहीं पैदा होते हैं क्या जो चुनाव लड़ सके? बक्सर में कोई ब्राह्मण नहीं है क्या जो लड़ सके चुनाव? कोई काने कुब्ज नहीं है जो लड़ सके चुनाव? ये चर्चा हो रही है। तो बक्सर का सीट मेरा अपना अनुमान है कि सुधाकर सिंह निकाल कर ले जाएंगे, एकदम मतलब चुस्ती दुरुस्ती से आराम से निकाल कर ले जाएंगे। सासाराम की बात की जाए, धान का कटोरा कहा जाता है, सुरेश राम को टिकट दे दिया गया, सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया गया, दुलाल चंद गोस्वामी, क्या कुछ कहिएगा? सामने कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज कुमार हैं, तो धान के कटोरे में क्या कुछ होने वाला है? क्या सुरेश राम जीतेंगे? जो गुनागणित बनाया गया सिटिंग सांसद का टिकट, कुछ समझ में नहीं आया कि प्रत्याशी का टिकट को काटा गया। देखिए, मेरा अपना अनुमान है कि सुरेश राम को सीट निकाल वहां पर 22% सवर्ण मतदाता है सासाराम लोकसभा में, 15% कुशवाहा मतदाता है, और कुशवाहा वोट करेंगे पूरी तरीके से एनडीए। हाँ, वहां का सासाराम के कुशवाहा, वहां के कई कुशवाहा, सासाराम मेरा ननिहाल पड़ता है, तो मामा लोग से भी बात हुआ, और भी वहां का जो मैं गया भी था वहां पर, आम आप चनारी चले जाइए, भभुआ चले जाइए, राम यहाँ पर मोहल्ले चले जाइए, सीसागर चले जाइए, सभी जगह पर कुशवाहा मिलेंगे। आम कुशवाहा जो है वो एनडीए के साथ। देखिए, कई जगह पर कुशवाहा वोटर्स ने खेल किया है। बक्सर में मैंने क्या कहा कि कुशवाहा ही बीजेपी को हराएगा, लेकिन वही कुशवाहा भाजपा को जितवाएगा बक्सर में। इलाका जैसे बदलता है तो वोटर्स भी बदल जाता है। दूसरा फैक्टर, मुस्लिम और यादव वोट है वहां पर, लेकिन वो समीकरण नहीं बन पा रहा है। देखिए, मनोज कुमार जिनको टिकट दिया गया ना कांग्रेस से, उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर कई तरह का आरोप है। इसको लेकर भी एक नकारात्मक मैसेज जो है वो ससाराम में फैल गया। भले ही छठी पासवान का टिकट काटा गया, लेकिन सुरेश राम को टिकट दिया गया, 7 सुथरे छवि के हैं, तो वहां के ससाराम का वोटर बड़ा डेडिकेटेड होता है बीजेपी को लेकर। ससाराम के बारे में जो मेरा अपना अनुभव है, हालांकि इलाका मीरा कुमार का है, जगजीवन बाबू का इलाका है, लेकिन आज के संदर्भ में पूछा जाए, वो बीते दौर की बात हो गई। आज ससाराम जो है वो पूरी तरीके से एनडीए के साथ है, और जो मेरा अपना अनुमान है कि ससाराम बड़े मतलब बहुत उथल पुथल के बिना वहां पर बीजेपी जो है ना वो सीट निकाल कर ले जाएगी। ज्ञान की भूमि नालंदा की बात की जाए, नीतीश का गढ़ कहा जाता है, 2009 से सांसद है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, कौशलेंद्र कुमार। क्या लग रहा है कि सामने संदीप सौरभ हैं सीपीआई-एमएल से, संदीप सौरभ जो युवाओं का आवाज उठाते हैं, युवाओं की आवाज बनते हैं, क्या लग रहा है कि संदीप सौरभ भारी पड़ेंगे या फिर से जीत के ले जाएंगे? देखिए, अगर
काम के मापदंड पर माना जाए तो संदीप सौरभ को सीट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संदीप सौरभ इतना छात्र हित में, बहालियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, धांधली को लेकर, सेटिंग गेटिंग जो परीक्षाओं में होती है, उतना आवाज उठाने वाला विधायक कोई नहीं है यहाँ संदीप सौरभ का देखा जाए। साफ सुथरे छवि के हैं, जेएनयू से पढ़ के आए हैं, शिक्षित हैं, यादव जाति से आते हैं, सारा क्वालिफिकेशन है कि वो चुनाव जीते। लेकिन जब हम जातीय गुणागणित पर नजर डालते हैं बाबू शुभम, 26% मतदाता अकेले नालंदा में, 26%, करीब करीब 5.25 लाख मतदाता अकेले नालंदा लोकसभा में कुर्मी है। दूसरा फैक्टर समझिएगा, सेकंड नंबर पर यादव भी आते हैं, 3,35,000 मुस्लिम भी 2 लाख है, लेकिन पासवान वोटर जो है वो वहां पे करीब 1.5 लाख के आसपास है, 1.25 लाख तो कम से कम होंगे पासवान, वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ है। वैसे वोटर वहां पे करीब 1,85,000 से 2 लाख के बीच है। तो ये जो समीकरण है ना, कुर्मी प्लस वैश्य प्लस पासवान प्लस सवर्ण, सवर्ण भी वहां पे है, कुछ इलाकों में आपको सवर्ण भी मिल जाएंगे, भूमियार मिल जाएंगे, ब्राह्मण मिल जाएंगे, ब्राह्मण तो हर जगह मिलते हैं। मेरा अपना मानना है कि बिहार का कोई गांव नहीं होगा यहाँ पर 5 घर पंडित जी का नहीं होगा। अगर किसी गांव में 5 घर पंडित जी नहीं है तो गांव नहीं टोला कहलाता है, ये मेरा अपना अनुभव है। तो ब्राह्मण भी हर गांव में मिलेंगे आपको, तो वो वोट कलेक्टिव तौर पर अगर आप देखिएगा ना, तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा सेफ सीट है। लेकिन हम ये अभी नहीं कह सकते कि कौशलेंद्र कुमार वहां जीत ही रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों को लेकर भी एक बड़ी नाराजगी, एक बड़ा तबका है जो नीतीश कुमार को उसका परिणाम 2020 में झेलना पड़ा। 2020 में जो इतनी बड़ी हार हुई नीतीश की, उसके पीछे कारण यही शिक्षक बने थे। तो कितने शिक्षक जाति पाति से ऊपर उठकर संदीप सौरभ के साथ जुड़ रहे हैं, कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा तो क्लियर होगा। लेकिन मेरा मानना है कि वहां पर फाइट है अभी भी, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक सेफ साइड जो है ना, वो नीतीश कुमार के लिए है, वहां पर कौशलेंद्र कुमार के लिए है। वहां जहानाबाद लोकसभा की बात करें तो यादव और भूमिहार बहुल सीट कहा जाता है, काफी चर्चा भी हो रही है। एक तरफ चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं, तो दूसरी तरफ जो है सुरेंद्र यादव आरजेडी से हैं। आशुतोष कुमार की चर्चा हो रही है, अरुण कुमार की काफी चर्चा हो रही है। कल भीड़ भी देखा गया, परसों भीड़ भी देखा गया उनके जनसभा में, चाहे रोड शो कर रहे थे। तो क्या लग रहा है, अरुण कुमार फैक्टर साबित हो? देखिए, वहां पे 2 ही लोगों की लड़ाई है। आशुतोष कुमार को तो खैर काउंटिंग करना बहुत, इसका मतलब नहीं है काउंट करने का। जो 5-10-20 हजार वोट आ जाए, इससे अधिक वोट नहीं आएगा। कल शाम तक और सीन क्लियर होगा, 4 तारीख को पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए, जहानाबाद में लड़ाई मूलतः भूमिहार और यादव की होगी। डॉक्टर अरुण कुमार है बसपा से एक तरफ। एक बात और गौर करने वाला है, भाजपा का कोई बड़ा नेता, ना नरेंद्र मोदी, ना गृह मंत्री अमित शाह, ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ना जेपी नड्डा, कोई जहानाबाद गया है क्या चुनाव प्रचार करने? गौर कीजिए, कोई नहीं पहुंचा है वहां पर। अरुण कुमार को लेकर वहां पे बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है, सिर्फ भूमिहारों में नहीं, पासवानों के बीच भी, कि चिराग पासवान ने उनको धोखा दे दिया और कई बार वो रो भी दिए हैं कैमरे पर। उसको भी लेकर एक मोमेंटम बना हुआ है। पिछले बार का चुनाव अगर देखा जाए 2019 का, तो वहां से चंद्रवंशी जी को 3,35,000 कुछ वोट आया था और 3,35,000 कुछ वोट आया था सुरेंद्र यादव, मात्र 1700-1800 वोटों से हारे थे। तो इस बार जो मेरा अपना अनुमान है, आराम से, मतलब बहुत लड़ाई ही नहीं है जहानाबाद में, सुरेंद्र यादव वहां पर आराम से वो सीट जो है ना वो निकाल देंगे। बहुत उठापटक नहीं होने जा रहा है। तो मेरा अपना अनुमान है कि बक्सर हो, काराकाट हो, पाटलिपुत्र हो, जहानाबाद हो, ये कई सीटें ऐसी हैं, आरा भी हो सकता है इसमें, जहां पे आराम से आरजेडी, मतलब महागठबंधन जो है वाम कांग्रेस, ये सीटें निकाल। काराकाट की बात नहीं हुई है, काराकाट में काफी चर्चा, बिहार का सबसे हॉट सीट बना हुआ है। अभी का समीकरण क्या करा है? क्या पवन में जो माहौल था वह मोदी के आने के बाद, राजनाथ सिंह के आने के बाद, अमित शाह के आने के बाद बदला है? मेरा अपना अनुमान है कि नहीं बदला है, और जनता एग्रेसिव हो गई है पवन सिंह को लेकर। काराकाट में और अधिक, देखिए पवन सिंह, मैंने कहा ना कि वहाँ के उनका इलाका है वो काराकाट, बगल का आरा है, वहाँ का जन्म कर्म है उनका, काराकाट से उनकी बोली मिलती है। काराकाट के घर घर में पवन सिंह बसते हैं, नवरात्रि में बसते हैं, छठ में बसते हैं, चैत में बसते हैं, सावन में बसते हैं, भादो में बसते हैं, जेठ में बसते हैं, हर 12 बरहमासा है पवन सिंह, बरहमासा है काराकाट में, हर मास में बज रहे हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन पवन सिंह। दूसरी बात, पवन सिंह कह रहे हैं कि फिल्म सिटी बसाएंगे काराकाट में। अब काराकाट का जो इलाका है शाहबाद का इलाका माना जाता है, शेरशाह के आबाद इलाका को शाहबाद कहा गया। 4 जिला था इसमें, बक्सर, भोजपुर, आरा, और बक्सर, भोजपुर, ससाराम और भभुआ, कैमूर जिसे कहते हैं। वो तो 1972 में ससाराम अलग हुआ, 1992 में बक्सर अलग हो गया, तो आरा अलग हो गया। ये सारा एक ही बेल्ट है, काराकाट उसी में पड़ता है। वो इलाका कलाकारों का इलाका है, और वहां पर फिल्म सिटी की बात करना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। वो उपेंद्र कुशवाहा के डालमिया नगर में रेल फैक्ट्री में बहुत भारी पड़ रहा है। आज लास्ट मोमेंट है, तो कल वोटिंग है वहां पर। लेकिन इस बात को मैं डगे की चोट पर कह रहा हूं कि पवन सिंह पहले या दूसरे नंबर पे रहेंगे। देखिएगा आप, या तो वो पहले दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, अगर किस्मत साथ दिया पवन सिंह का, तो भोजपुरी के पहले कलाकार होंगे जो बतौर निर्दलीय कोई सीट जीत जाएगा। इतना तगड़ा कैंपेनिंग हुआ उनका, काजल राघवानी, अरविंद अकेला, कौन नहीं पहुंचा उनके लिए? सभी लोग पहुंचे हैं। रवि किशन कुछ बोल रहे हैं क्या पवन सिंह? मनोज तिवारी कुछ बोल रहे हैं क्या? भाजपा का कोई नेता का बयान दिखा दीजिए तो जो पवन सिंह पर बोल रहे हैं। दूसरी बात, काराकाट के लोगों के बीच ये मैसेज भी बड़ा तेजी से प्रिवेल कर गया है, घर घर तक पहुंच गया है कि पवनवा अगर जीती काराकाट तो भाजपा में जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा जीती है तो कहा रही है, क्यों कि नहीं पता। ये एक कॉमन परसेप्शन जो है वो काराकाट में तैर रहा है लोगों के बीच। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरे या पहले नंबर पर पवन सिंह जाएंगे।